नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद लवानिया। पाठशाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आपको पता है, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे एल्किल हैलाइड बनाने के मेथड। हमने एल्किल हैलाइड बनाने के 7 मेथडों को डिस्कस किया। उसके बाद नेक्स्ट जो मेथड है प्राइमरी एमीन यानी प्राथमिक एमीन से कैसे बनाएंगे। देखो, प्राथमिक एमीन से एल्किल हैलाइड बनाने से पहले आप ये देखो, प्राइमरी एमीन के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? NH2। कौन सा एमीन? 1 डिग्री। क्योंकि आपको पता है एमीन कितने प्रकार के होते हैं? 3। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। हमें प्राइमरी एमीन या प्राथमिक एमीन से एल्किल हैलाइड बनाने हैं। प्राथमिक एमीन जिसके अंदर NH2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, उससे एल्किल हैलाइड हम कैसे बनाएंगे देखें एक बार। प्राइमरी एमीन की क्रिया RNH2, ये 1 डिग्री एमीन आपने लिया। 1 डिग्री एमीन की क्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड से कराते हैं। नाइट्रोसिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NOCl। क्या होता है? NOCl, नाइट्रोसिल क्लोराइड। दैट इज इक्वल टू, रिएक्शन कैसे होगी देखें, यहां से ये H और यहां से ये O, ये H2O के रूप में बाहर निकलेगा। H2O, यहां बचा हुआ N और यहां से ये N, कौन सी गैस बाहर निकलेगी? N2। जहां से बॉन्ड टूटेगा वहां से जोड़ेंगे। इधर हमारे पास क्या बचा हुआ है? R। इधर क्या बचा हुआ है? Cl। तो उत्पाद क्या बना? RCl, बोले तो एल्किल क्लोराइड। अब हमें जो एल्किल हैलाइड बनाना है उसी के अनुसार हम एल समूह का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको मेथिल क्लोराइड बनाना है तो आर की जगह आप मिथाइल लेके चलेंगे। अगर आपको एथिल क्लोराइड बनाना है तो आर की जगह एथिल ग्रुप लेके चलेंगे। आपको प्रोपिल क्लोराइड बनाना है तो आर की जगह आप प्रोपिल ग्रुप लेके चलेंगे। आप एक एग्जांपल और देखें कैसे हम बना सकते हैं। हमने एग्जांपल लिखा CH3 CH2 NH2। नाम लिखना चाहें तो ग्रुप क्या है? एथिल। और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है इसमें? एमीन। तो नाम क्या होगा इसका? एथिल एमीन। कैसा एमीन है? 1 डिग्री। प्राइमरी, प्राथमिक क्रिया किससे करानी है? नाइट्रोसिल क्लोराइड। आप चाहें तो नाइट्रोसिल क्लोराइड को इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाकर भी लिख सकते हैं, ऐसे NOCl। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप डायरेक्ट लिखो NOCl या N डबल बॉन्ड OCl, आपकी चॉइस है। आपने लिखा नाइट्रोसिल क्लोराइड। दैट इज इक्वल टू, रिएक्शन का तरीका चेंज नहीं होगा। यहां से H2, यहां से O, कौन सा ग्रुप बाहर निकलेगा? H2O। यहां से N, यहां से N, क्या बाहर निकालेंगे? N2। और जहां से बॉन्ड को ब्रेक किया है वहीं से जोड़ेंगे। हमारे पास क्या बचा? CH3 CH2, कौन आके जुड़ेगा? Cl। और उत्पाद क्या बनेगा? CH3 CH2 Cl। नाम लिखें तो क्या हो जाएगा? एथिल क्लोराइड। लेकिन याद रखना है, प्राथमिक एमीन से जो एल्किल हैलाइड बनेंगे वो पर्टिकुलर कौन से बनेंगे? एल्किल क्लोराइड बनेंगे। यहां कई बार एक क्वेश्चन और पूछ लेता है बोर्ड हमसे, जो आपने नाइट्रोसिल क्लोराइड लिया है ना, इसको कॉमन एक नाम से जानते हैं जिसे हम बोलते हैं टिल्डेन अभिकर्मक। टिल्डेन अभिकर्मक, याद रह जाएगा। क्या कह रहे हैं? टिल्डेन अभिकर्मक। तो बोर्ड कई बार ये बात पूछ चुका है, टिल्डेल अभिकर्मक का रासायनिक नाम और सूत्र क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए टिल्डेल अभिकर्मक हम किसको बोल रहे हैं? NOCl, बोले तो नाइट्रोसिल क्लोराइड। तो एक बार दोबारा देख लो, जब आप किसी भी एल्किल हैलाइड की क्रिया किससे कराएंगे?
नाइट्रोसिल क्लोराइड से कराएंगे, टिल्डेन अभिकर्मक से कराएंगे तो एल्किल क्लोराइड का निर्माण होगा। जब भी किसी प्राथमिक एमीन को नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? एल्किल क्लोराइड। ये हमारा लास्ट मेथड था एल्किल क्लोराइड बनाने का। तो अभी तक हम एल्किल क्लोराइड बनाने के 8 मेथड हम डिस्कस कर चुके, जिनसे हम एल्किल हैलाइडों का निर्माण कर सकते हैं। तो इस क्लास में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्किल हैलाइड, यानी एल्किल हैलाइड के भौतिक गुण। भौतिक गुणों में से जर्नली 2 तरीके के क्वेश्चन हमें मिले बोर्ड के अंदर, या तो इनकी विलेयता को लेकर या इनके क्वथनांक को लेकर। कई बार क्वथनांक के ऑर्डर हमसे पूछ लिए जाते हैं, किसी का घटता क्रम वो हमसे पूछ लेता है, किसी का बढ़ता हुआ ऑर्डर हमसे पूछ लेता है। तो भौतिक गुणों में फिजिकल प्रॉपर्टी में बेसिक पहले इनकी कुछ प्रॉपर्टी हम देखेंगे, उसके बाद हम इसके बॉइलिंग पॉइंट और इसकी सॉल्युबिलिटी पर हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, एक बार डिस्कस करते हैं। एल्किल हैलाइड के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड की फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम इसकी फिजिकल स्टेट की अगर हम बात करें तो फिजिकल स्टेट में हम ये कहते हैं कि जो मेथिल फ्लोराइड है या मेथिल क्लोराइड या मेथिल ब्रोमाइड या एथिल फ्लोराइड और एथिल क्लोराइड जो है ये रूम टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर ये कौन सी फॉर्म में होते हैं? गैसीय फॉर्म में होंगे। जबकि इन एग्जाम्पलों के अलावा ऐसा कोई भी एल्किल हैलाइड जिसमें C1 से लेकर C15 तक कार्बन है, वो हमें कौन सी फॉर्म में मिलने वाले हैं? द्रव अवस्था में मिलेंगे। कैसे होंगे? मधुर गंध वाले होंगे। और यदि हम चर्चा करें C15 से भी हायर यानी उच्चतर ऐसे एल्किल हैलाइडों की जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 15 से ज्यादा होगी, वो एल्किल हैलाइड कलरलेस यानी रंगीन होंगे और सॉलिड फॉर्म में पाए जाएंगे। ये तो पहला पॉइंट हमने देखा कि फिजिकल स्टेट क्या है एल्किल हैलाइडों की। तो आप ये बात क्लियर कर लें, मेथिल क्लोराइड, मेथिल फ्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, एथिल फ्लोराइड एवं एथिल क्लोराइड रूम टेम्परेचर यानी कमरे के ताप पर गैस होते हैं। इनके अलावा लगातार C15 तक, C2, C3, C5 ऐसे ही C15 तक अगर हम चलें तो एल्किल हैलाइड कौन सी फॉर्म में पाए जाएंगे? द्रव अवस्था में पाए जाएंगे, जो कि कैसे होंगे? मधुर गंध वाले होंगे, अच्छी गंध होगी, जिनकी सुगंध होगी जिनमें। इसके अलावा अगर हम C15 से उच्चतर एल्किल हैलाइडों की बात करें तो C15 से उच्चतर जो हैलाइड होंगे वो रंगहीन ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। देन जितने भी एल्किल हैलाइड हैं वो कलरलेस होते हैं, लेकिन एल्किल आयोडाइड बैंगनी रंग में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? उसका कारण क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होकर आयोडीन गैस मुक्त कर देता है या आयोडीन मुक्त करता है, और इस आयोडीन के कारण हमें इसका कौन सा कलर दिखाई देता है? बैंगनी रंग। तो याद रखना है, जितने भी एल्किल हैलाइड हैं सब कैसे हैं? कलरलेस हैं, रंगहीन हैं। लेकिन एल्किल आयोडाइड जो हैं, अगर हम बात करें एल्किल आयोडाइड की तो देखो हम ये कह सकते हैं ये एल्किल आयोडाइड Ri, और हम इसकी प्रकाश की उपस्थिति की अगर हम बात करें, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या H-nu, इसके हमने 2 मोल काम में लिए। तो ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट की प्रेजेंस में ये अपघटित होकर क्या मुक्त करेगा? आयोडीन। और यहां से ये जो आयोडीन जो मुक्त होगा, प्लस हमारे पास क्या बचेंगे? 2 एल्किल ग्रुप, और ये आपस में जुड़कर क्या बनाएंगे? एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं, एल्केन बनाते हैं, एल्केन। और ये आयोडीन, इस आयोडीन की वजह से हमें इसका कौन सा कलर दिखाई देता है? बैंगनी रंग दिखाई देगा। क्लियर? तो याद रखेंगे, एल्किल हैलाइड रंगहीन होंगे, लेकिन एल्किल आयोडाइड बैंगनी रंग प्रदर्शित करते हैं। क्यों? बिकॉज वो रीजन आपसे पूछ सकता है बोर्ड में, तो आपको पता होना चाहिए। जो एल्किल आयोडाइड होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होकर कौन? आयोडीन मुक्त करते हैं, जिसके कारण हमें बैंगनी कलर दिखाई देता है। एक बार रिएक्शन दोबारा देख लो। ये एल्किल आयोडाइड के हमने 2 मोल लिए, सनलाइट की प्रेजेंस, या हम कई बार ऐसे शॉर्ट में H-nu आप लिख सकते हैं। यहां से कौन? 2 आयोडीन, I2 के रूप में आयोडीन बनेगा, और साथ में क्या बनने वाला है? एल्केन। और इसीलिए हमें कौन सा कलर दिखाई दे रहा है? यहां बैंगनी रंग। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इनके क्वथनांकों की, तो यहां से क्वेश्चन आता है। कई बार 2 तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं यहां।
पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लिया जाता है कि जो एल्किल हैलाइड होते हैं इनके क्वथनांक हाइड्रोकार्बन एल्केन से उच्च होते हैं, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्किल हैलाइड हायर देन हाइड्रोकार्बन एल्केन। वाई, क्यों? तो आपको रीजन पता होना चाहिए कि एल्किल हैलाइडों के क्वथनांक हाइड्रोकार्बन एल्केन से उच्च होते हैं। क्यों होते हैं, उसका रीजन क्या है? देखो एक बार, आपने देखा कि एल्किल हैलाइड जो है इसके क्वथनांक हाइड्रोकार्बन एल्केन से क्या होंगे? उच्च होंगे। क्यों होंगे? देखो इधर, हम लास्ट क्लास में पढ़ के आ रहे हैं कि जो एल्किल हैलाइड होते हैं ना, आर एक्स, इसमें आर और एक्स की जो विद्युत ऋणता है, आर बोले तो कार्बन, एक्स कोई भी हैलोजन, आपको पता है एक्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ग्रेटर देन है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणता से। और आपने देखा जब इस कार्बन और हैलोजन की विद्युत ऋणताओं में अगर अंतर है तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उस परमाणु की ओर मूव करते हैं या उस परमाणु की ओर ट्रांसफर हो जाते हैं या खिसक जाते हैं जिस परमाणु की विद्युत ऋणता का मान अधिक होता है। और हम जानते हैं कि एक्स की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक है, तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन किसकी ओर मूव करेंगे? एक्स की ओर, जिससे इस एक्स पर आंशिक नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर आंशिक पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे ही बंध में आंशिक नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आएंगे तो हम ये बोलेंगे कि ये बॉन्ड जो है वो कैसा हो गया? ध्रुवीय सहसंयोजक, सहसंयोजक बंध। या बंध की जो प्रकृति है वो इस समय बंध की प्रकृति कैसी हो गई? ध्रुवीय है। और आपको पता है ध्रुवीय जो प्रकृति हो गई तो हम ये कह सकते हैं इसका जो म्यू होगा द्विध्रुव आघूर्ण इज नॉट इक्वल जीरो, जीरो के बराबर नहीं होगा। बोले तो एल्किल हैलाइड कैसे होंगे? ध्रुवीय नेचर के होंगे, या ऐसे कह सकते हैं कि ये द्विध्रुव आघूर्ण प्रदर्शित करते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण प्रदर्शित करते हैं। जबकि एल्केन कैसा होता है भाई? नॉन पोलर, अध्रुवीय। अब इस ध्रुवीय मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, और एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी तो एक्स्ट्रा टेम्परेचर देना पड़ेगा। यही कारण होता है कि एल्किल हैलाइड के जो क्वथनांक होते हैं वो हाइड्रोकार्बन एल्केन से क्या होते हैं? उच्च होते हैं। क्लियर? कोई डाउट? दोबारा से देखें, एल्किल हैलाइड की नेचर कैसी है? ध्रुवीय। एल्किल हैलाइड में द्विध्रुव आघूर्ण है। क्यों है? क्योंकि एल्किल हैलाइड में कार्बन और हैलोजन की विद्युत ऋणताओं में अंतर, और ये ध्रुवीय होने के कारण। जबकि एल्केन कैसा है? अध्रुवीय, नॉन पोलर। इसको तोड़ने के लिए हमें, एल्किल हैलाइड को तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, इसीलिए एल्किल हैलाइड के क्वथनांक हाइड्रोकार्बन एल्केन से उच्च होते हैं। डायरेक्ट बोले तो एक लाइन में हम ये कह सकते हैं एल्किल हैलाइड ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं जबकि हाइड्रोकार्बन एल्केन अध्रुवीय है, और इस ध्रुवीय कंपाउंड को तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, एक्स्ट्रा टेम्परेचर चाहिए, इसीलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन एल्केन से उच्च होंगे। क्लियर? देखो, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था कि एल्किल हैलाइड के क्वथनांक एल्केन से उच्च थे, लेकिन एल्किल हैलाइड के जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे क्वथनांक वो अणुभार बढ़ने के साथ साथ बढ़ते जाते हैं। ये दूसरा रीजन देखो, यानी जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इनका बढ़ेगा, या हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो क्वथनांक जो है वो अणुभार के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, बोले तो क्वथनांक अणुभार के समानुपाती होता है। यानी जैसे जैसे एल्किल हैलाइडों के क्वथनांक बढ़ेंगे वैसे वैसे एल्किल हैलाइड के क्वथनांक भी बढ़ते जाएंगे। क्यों? अगर वो रीजन पूछ ले, बिकॉज कारण क्या है इसका, तो इसका कारण देखो आप क्या होगा। जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा हम ये कह सकते हैं, अगर अणुभार बढ़ रहा है, अणुभार बढ़ रहा है तो वांडरवाल बल का मान भी बढ़ेगा, और वांडरवाल बल बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएंगे। तो याद रखनी ये बात, यहां से क्वेश्चन आता है कई बार बॉइलिंग पॉइंट से। पहला क्वेश्चन, एल्किल हैलाइड के क्वथनांक एल्केन से उच्च होते हैं, रीजन एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? आपको अलग अलग अणुभार वाले एग्जाम्पल देगा, आपको 2 3 4 एग्जाम्पल मिलेंगे जिनके मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग होंगे और अणुभार अलग अलग होंगे, और वो आपसे उसके क्वथनांक का ऑर्डर लिखवाएगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ सकता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट याद रखना है एल्किल हैलाइडों के जो क्वथनांक हैं वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। एल्किल हैलाइड का क्वथनांक उनके अणुभार के समानुपाती होगा, यानी जिसका अणुभार जितना ज्यादा होगा उसका क्वथनांक भी उतना ही अधिक होगा। अगर वो एक्सप्लेन करवाने के लिए बोले क्यों होता है ऐसा, तो आपको पता होना चाहिए
कि जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है, जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ेगा, वान डेर वाल्स फोर्स बढ़ेगा, और जैसे जैसे वान डेर वाल्स फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे उसके बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक में क्या होगी, वृद्धि होगी। अब ऐसा नहीं है कि ये कंसेप्ट केवल एल्किल हैलाइड के लिए है, आप इसको कहीं भी किसी भी कंपाउंड पर लागू कर सकते हैं। अगर किसी कंपाउंड का अणुभार बढ़ रहा है तो उसमें वान डेर वाल्स फोर्स बढ़ेंगे, और वान डेर वाल्स फोर्स बढ़ेंगे तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में भी क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, अब तीसरी कंडीशन में वो क्वथनांक क्या पूछ सकता है, भाई ये तो हमें पता लग गया, भाई अलग अलग अणुभार अगर मिले तो हम आसानी से पहचान लेंगे, जिसका अणुभार ज्यादा होगा उसका क्वथनांक ज्यादा, जिसका अणुभार कम होगा उसका क्वथनांक कम। लेकिन वो कई बार ऐसा भी कर देता है, आपको समान अणुभार वाले एग्जाम्पल दे देगा। ठीक है, अगर समान वाले नहीं देंगे तो आपको कुछ नहीं करना, आप केवल क्या करेंगे, उसके अणुभार को देखेंगे, जिसका अणुभार ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। लेकिन वो क्या करेगा, अगर वो आपसे कहे कि ऐसे कोई एग्जाम्पल वो आपको दे जिनके अणुभार कैसे हो, समान, और आपसे उनका क्या पूछे, क्वथनांक पूछे, तो याद रखना है जो हैलाइड कैसा होगा, अशाखित, पहचान लेंगे क्या, जिसके अंदर कोई ब्रांच नहीं होगी, कोई भी प्रतिस्थापी नहीं होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा शाखित हैलाइड से क्या होगा, अधिक होगा। जैसे आपको कोई एग्जाम्पल उसने दिया, मैंने दो एग्जाम्पल लिखे, इधर देखें, CH3 CH2 CH2 CH2Cl, पहला एग्जाम्पल, और अब मैं दूसरा एग्जाम्पल ऐसे लिख दूं, CH3 CH2 CH CH3Cl, और एक तीसरा एग्जाम्पल मैंने ये लिख दिया, CH3C CH3 CH3Cl। तीन एग्जाम्पल लिखे, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। मैंने कहा ये एग्जाम्पल फर्स्ट नाम डाल दिया, ये एग्जाम्पल सेकंड और ये एग्जाम्पल थर्ड। देखो ये इससे रिलेटेड एग्जाम्पल है, हमने तीनों एग्जाम्पल ऐसे लिए जिनके अणुभार कैसे हैं, समान। देख लो एक बार, अगर कहीं डाउट हो अणुभार समान क्यों है साहब। देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने इसमें काउंट करो, 1 1 2 3 4, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 2 9, और एक Cl। बोले तो इसका फॉर्मूला क्या है, C4H9Cl, यही है। दूसरे वाले का देखो 1 2 3 4, कार्बन वही 4, हाइड्रोजन देखो 3 और एक 4 और 2 6 और 3 9, हाइड्रोजन 9। इसी तरह तीसरे वाले का देख लो एक बार काउंट करके, 1 2 3 4, कार्बन कंप्लीट है 4, हाइड्रोजन 3 6 9, हाइड्रोजन 9 कंप्लीट और एक Cl। यानी तीनों एग्जांपल ऐसे हैं जिनका फॉर्मूला क्या है, C4H9Cl। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, और जब अणुभार समान है, सॉरी अणुसूत्र समान है, तो अणुभार भी कैसा होगा, समान होगा। अब अणुभार अगर समान है और आपको क्या निकालना है, उसका क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, तो कैसे निकालेंगे, जो अशाखित होगा उसका क्वथनांक हमेशा ज्यादा होगा, किससे, शाखित से। अब देखो इसमें जो मेन पेरेंट चेन है, मुख्य कार्बन जो श्रृंखला है वो ये है, इसकी जो मुख्य कार्बन श्रृंखला है वो ये है, और इसकी जो मुख्य कार्बन श्रृंखला है वो ये है। बोलो सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होगा, फटाफट बोले। पहले वाले का, क्योंकि अनब्रांच, कोई शाखा नहीं, कोई प्रतिस्थापी नहीं, कोई सबस्टिट्यूएंट नहीं। दूसरे वाले का उससे कम, और तीसरे वाले का और भी कम। तो हम क्या बोलेंगे, अगर हमें क्वथनांक का ऑर्डर लिखना है, सबसे ज्यादा किसका क्वथनांक है, फर्स्ट का, फर्स्ट, उससे कम सेकंड, और उससे कम थर्ड। क्लियर। लेकिन ये कंसेप्ट अप्लाई कब करना है, जब इससे पहले वाला कंसेप्ट फेल हो जाएगा। नियम से चलना है, अगर पहला नियम फेल होगा तो ही दूसरा अप्लाई होगा। अगर आपने दूसरा लगा दिया डायरेक्ट तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पहला नियम क्या, वापस देखो एक बार, अगर हमारा बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप उसका क्वथनांक देखने के लिए दिए गए यौगिकों का अणुभार देखो। अगर अणुभार अलग अलग हैं तो क्वथनांक किसका ज्यादा है, जिसका अणुभार ज्यादा है। क्लियर। अणुभार बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा। माना इस कंसेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, ये फेल हो गया कि अणुभार कैसे आ गए, समान,
तो समान अणुभार आने पर आप क्या करेंगे, असाखित का क्वथनांक ज्यादा होगा और साखित के क्वथनांक कम होंगे। तो हमने क्या किया, सबसे ज्यादा क्वथनांक पहले एग्जांपल का, उसके बाद सेकंड और उसके बाद थर्ड। अब वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ ले, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ ले। कई बार बच्चे यहां भी गड़बड़ करते हैं, ये समय कौन सा ऑर्डर है, सबसे ज्यादा किसका है, फर्स्ट का, सबसे कम किसका है, थर्ड का। हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा से कम की ओर चल रहे हैं, ज्यादा, कम और कम। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसके क्वथनांक को घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं। सबसे ज्यादा से सबसे कम, सबसे ज्यादा से सबसे कम। क्लियर? ठीक है, तो याद रखेंगे, अणुभार अगर समान मिलेगा तो क्वथनांक देखने के लिए असाखित एल्किल हैलाइडों के क्वथनांक ज्यादा होंगे साखित एल्किल हैलाइडों से। या हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड चेन बढ़ेगी वैसे वैसे उनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, इंक्रीज होते चले जाएंगे। पहला कंसेप्ट, एल्किल हैलाइड के क्वथनांक एल्केन से ज्यादा होते हैं क्योंकि एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होते हैं। दूसरी बात, जैसे जैसे एल्किल हैलाइडों के अणुभार बढ़ेंगे एल्किल हैलाइड के क्वथनांक भी बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे, क्योंकि अणुभार बढ़ने पर वान डर वाल फोर्स के मान बढ़ते हैं, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाते हैं। लेकिन वो कई बार क्या करता है, एग्जाम्पल ऐसे दे देता है जिनके अणुभार कैसे होते हैं, समान, और जिनके अणुभार समान हो और उनके क्वथनांक देखने हो तो आपको कुछ नहीं करना, असाखित हैलाइड का क्वथनांक साखित हैलाइड से ज्यादा होता है। कई बार बच्चे को लगेगा मुझे कैसे पता लगेगा कौन सा असाखित है, तो वो नंबर ऑफ साइड चेन देख सकता है, प्रतिस्थापियों की संख्या देख सकता है, जिसमें प्रतिस्थापी ज्यादा उसका क्वथनांक कम। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ साइड चेन बढ़ने पर जो मुख्य कार्बन श्रृंखला है ना, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होता चला जाएगा, और पृष्ठीय क्षेत्रफल घटेगा तो वान डर वाल फोर्स घटेंगे, और वान डर वाल फोर्स के मान घटेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक भी क्या होते चले जाएंगे, कम। ठीक है, हम ऐसे बोल सकते हैं कि जिनके अणुभार समान है ना, उन एल्किल हैलाइडों को आप कौन से एल्किल हैलाइड बोलते हैं, समावयवी। क्योंकि आपको पता है समावयवी कौन होते हैं, जिनके अणुसूत्र समान होंगे, अणुसूत्र समान। अणुसूत्र समान है और ऐसे एल्किल हैलाइड आपको मिले तो आप डायरेक्ट भी क्वथनांक का ऑर्डर ऐसे देख सकते हैं, सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होगा, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का, उससे कम क्वथनांक किसका होगा, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड का, और सबसे कम क्वथनांक किसका होगा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का। लेकिन चलना आपको क्रम से है, लगातार, पहले नियम से। पहले अणुभार देखो, अणुभार अलग अलग हैं तो जिसका ज्यादा है उसका क्वथनांक ज्यादा। अब अणुभार अगर समान आ गए तो जिसमें प्रतिस्थापी ज्यादा है उसका कम, जिसमें प्रतिस्थापी कम है उसका ज्यादा, यानी असाखित का ज्यादा और साखित का कम। और आपको लगे कि समान अणुभार है, अणुसूत्र भी समान है, तो सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होगा, 1 डिग्री का, और सबसे कम क्वथनांक किसका होगा, 3 डिग्री का। क्लियर? यहां से क्वेश्चन था, कई बार ध्यान रखना। इसलिए यदि एल्किल समूह समान मिल जाए, अब वो लास्ट कंडीशन बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन की, कि वो आपको ऐसे एग्जांपल दे सकता है जिनका एल्किल ग्रुप समान होगा। अगर उसने मेथिल हैलाइड दे दिए या एथिल हैलाइड दे दिए या प्रोपिल हैलाइड दे दिया, यानी एल्किल ग्रुप को कांस्टेंट करेगा। कैसे, जैसे उसने ये कहा, एग्जांपल मिला CH3Cl, CH3Br, CH3I, CH3F। ठीक है भाई, आप देखो इन एग्जांपलों में, ये एग्जांपल फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, इन चारों एग्जांपलों के अंदर उसने किसको कांस्टेंट कर दिया, एल्किल ग्रुप फिक्स कर दिया, मैथिल कर दिया। जरूरी नहीं मैथिल हो, मैथिल की जगह एथिल हो सकता है, एथिल की जगह प्रोपिल हो सकता है, लेकिन जो ग्रुप यहां होगा वही ग्रुप यहां होगा, जो यहां होगा वही यहां होगा। यानी वो आपको ग्रुप कैसे दे, समान, और हेलोजन कैसे दे, डिफर। क्लोरो दे, ब्रोमो दे, आयोडो दे, फ्लोरो दे। यदि एल्किल ग्रुप समान हो और हेलोजन परमाणु हो भिन्न भिन्न, तो क्वथनांक कैसे देखेंगे, जैसे जैसे हेलोजन परमाणु का आकार बढ़ेगा क्वथनांक भी बढ़ता जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ा आकार किस हेलोजन का होता है, याद करो 17वां वर्ग कौन सा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन।
याद है, एक आवर्त सारणी के अंदर एक वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणुीय आकार बढ़ता है, और परमाणुीय आकार बढ़ेगा, वांडरवाल फोर्स बढ़ेगा, और वांडरवाल बल बढ़ेगा तो हम पढ़ के आ रहे हैं कि तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिएगी, इसलिए क्वथनांक के मान भी बढ़ जाएंगे। अतः हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होता है? एल्किल आयोडाइड का, उससे कम ब्रोमाइड का, उससे कम क्लोराइड का, और सबसे कम फ्लोराइड का। तो इन चारों एग्जाम्पलों में अगर हमें कोई क्वथनांक का बढ़ता क्रम अगर लिखवाए तो बढ़ते क्रम का मतलब कम से ज्यादा, याद रखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखवा रहा है तो सबसे कम से सबसे ज्यादा की ओर चलना है, और अगर यही क्वेश्चन डिक्रीजिंग ऑर्डर में आता घटते क्रम में तो सबसे ज्यादा से सबसे कम की ओर चलेंगे। बोलो सबसे कम किसका होगा? एफ। एफ कौन सा? 4 नंबर। तो देखना हमारा आंसर क्या होगा। सबसे कम 4th नंबर वाला एग्जाम्पल। इससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? एफ के बाद किसका होगा? क्लोरो का। 1st नंबर वाला एग्जाम्पल। इससे ज्यादा किसका होगा? ब्रोमो का। 2nd नंबर वाला एग्जाम्पल। और सबसे ज्यादा किसका होगा? आयोडो का। बोले तो 3rd नंबर वाला एग्जाम्पल। तो ये हमारा कौन सा क्रम हो जाएगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर, सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर, कम से ज्यादा, कम से ज्यादा। क्लियर? तो याद रखना है, आकार बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। किसका आकार देखना है? केवल हेलोजन का। लेकिन कब? जब एल्किल ग्रुप कैसे हो? समान। तो कर लेंगे क्वथनांक वाला कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो। बड़ा सिंपल है, देख लो एक बार, एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मिला आपको कि निम्न को क्वथनांक के बढ़ते क्रम में, कौन सा क्रम पूछा है आपसे? पहले तो ये देखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एग्जाम्पल को देखो पहले तो। एग्जाम्पल में क्या दिया है आपको? फर्स्ट एग्जाम्पल जो है उसमें कितने कार्बन की चेन है? 3 कार्बन की। सेकंड एग्जाम्पल आपने देखा, इसमें भी कितने कार्बन की चेन है? 3 कार्बन की। 3 कार्बन, 3 कार्बन। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखना कितने कार्बन की चेन आपको मिली है? ये 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है। और इससे नीचे वाले एग्जाम्पल को भी अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4, 4 कार्बन की। यानी आपको जो एग्जाम्पल दिए 4, उसमें 2 एग्जाम्पल तो ऐसे हैं जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 है, और 2 एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 है। इसका मतलब ये एग्जाम्पल अलग अलग अणुभार वाले भी हैं और समान अणुभार वाले भी हैं। अब आपको पहले तो ये देखना है कि पहला नियम तो ये कहता है कि जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा क्वथनांक बढ़ेगा। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि इन 2 एग्जाम्पलों के अणुभार इन 2 एग्जाम्पलों से ज्यादा है। तो ये तो क्लियर हो गया कि इन दोनों के अणुभार अगर ज्यादा है तो इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होंगे, और इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से कम होंगे। लेकिन अब इन दोनों में किसका ज्यादा होगा वो आप सेकंड कंसेप्ट से निकालेंगे, क्योंकि इन दोनों एग्जाम्पलों के अणुभार कैसे समान? यदि अणुभार समान है या एल्किल हैलाइड एक दूसरे के समावयवी हैं, तो आप जानते हैं सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होता है? 1 डिग्री का, उससे कम 2 डिग्री का, और सबसे कम 3 डिग्री का। तो बोलो ऊपर वाले एग्जाम्पल में, मैं इनको नंबर डाल देता हूं, दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। ये 1st नंबर मैंने माना, ये 2nd नंबर, और ये 3rd नंबर, और ये 4th नंबर। क्लियर? अब ये तो क्लियर हो गया कि जो 1st और 2nd है इन दोनों में कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 है श्रृंखला के अंदर, और जो 3rd और 4th है इन दोनों में कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 है। ठीक? तो किसका अणुभार ज्यादा है? नीचे वाले 2 एग्जाम्पलों के अणुभार ज्यादा है ऊपर वाले 2 एग्जाम्पलों से। तो ये तो क्लियर हो गया कि नीचे वाले दोनों के क्वथनांक भी ऊपर वाले दोनों से ज्यादा होंगे। लेकिन अब हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि इन दोनों में किसका ज्यादा होगा। ठीक? इन दोनों में बोले तो 1st और 2nd में। अब आपको पता है 1st और 2nd में नंबर ऑफ कार्बन तो सेम है, लेकिन डिग्री देखो, ये कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है? हेलोजन 1 डिग्री से, और यहां हेलोजन किससे जुड़ा हुआ है? 2 डिग्री से। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 डिग्री वाले का क्वथनांक ज्यादा और 2 डिग्री वाले का कम, और उससे कम किसका? 3 डिग्री। अब आपको ऑर्डर कौन सा लिखना है? लेकिन बढ़ता क्रम लिखना है, तो कम से ज्यादा चलेंगे। अब हमें पता है कि 3 कार्बन वाले का अणुभार कम है, इसलिए इनके क्वथनांक कम और इसके ज्यादा। लेकिन 3 में भी किसका कम? 1 डिग्री का कम होगा या 2 डिग्री का?
2 डिग्री का, क्योंकि 1 डिग्री का तो ज्यादा होता है। तो सबसे कम कौन सा एग्जाम्पल? सेकंड। तो देखना सबसे कम क्वथनांक किसका? सेकंड का। उससे ज्यादा क्वथनांक किसका? फर्स्ट का। अब नीचे वाले दो एग्जाम्पलों पे आ गए। क्लियर? ये थर्ड और ये फोर्थ। थर्ड और फोर्थ में अणुभार समान है क्योंकि कार्बन परमाणुओं की संख्या समान है, लेकिन थर्ड वाला एग्जाम्पल जो है वो कैसा है? 1 डिग्री। और फोर्थ वाला एग्जाम्पल कैसा है भाई? 2 डिग्री। अब आप बताओ अधिक किसका होगा? बोलो किसका होगा? 1 डिग्री का ज्यादा ही तो होगा 2 डिग्री से। और हमें क्या करना है? पहले कम वाले को लिखना है फिर ज्यादा वाले को, क्योंकि हम चल कहां रहे हैं? बढ़ते क्रम में, कम से ज्यादा, मिनिमम से मैक्सिमम। क्लियर? तो देखना कम किसका है? 2 डिग्री का। और 2 डिग्री वाला एग्जाम्पल कौन सा है नीचे वालों में? फोर्थ। तो इससे ज्यादा फोर्थ वाला, और सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो थर्ड वाले का। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अगर वो इस एग्जाम्पल को बढ़ते हुए क्रम में बॉइलिंग पॉइंट पूछेगा तो सबसे कम क्वथनांक किसका है? सेकंड एग्जाम्पल का। उससे ज्यादा फर्स्ट वाले का, उससे ज्यादा फोर्थ वाले का, और उससे ज्यादा थर्ड वाले का। कर लेंगे? चलो देखो एक बार आप करके देखो। एक एग्जाम्पल देता हूं। देखो भाई एग्जाम्पल आ गया। करो करो फटाफट करो, एक बार निकालो, चीटिंग नहीं करनी है। पहले तो क्वेश्चन को देखो अच्छे से कि उसने जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन के अंदर आप कौन से कंसेप्ट से उसका बॉइलिंग पॉइंट निर्धारित कर सकते हैं, और उसके बाद उसका ऑर्डर तो वही लिखना है। कौन सा पूछ रहा है? वो बढ़ता क्रम पूछ रहा है, तो आप बढ़ता क्रम ही लिखेंगे। तो देखो एक बार चेक कर लें, कर लिया होगा आपने। देखो पहला एग्जाम्पल जो है उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने? 2। दूसरे एग्जाम्पल में मैं इसको नंबर डाल रहा हूं फर्स्ट। ये दूसरा एग्जाम्पल सेकंड। नंबर ऑफ कार्बन कितने? 2। ये तीसरा एग्जाम्पल थर्ड, इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन 2। और ये चौथा एग्जाम्पल नंबर ऑफ कार्बन 2। यानी आपको एग्जाम्पल मिला है उसमें एल्किल ग्रुप समान है, और आप पढ़ के आए हो अगर एल्किल ग्रुप समान मिलेगा तो क्वथनांक का ऑर्डर किससे निकालेंगे? हैलोजन के आकार से। और हैलोजन का आकार क्या कहता है? वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणुवीय आकार बढ़ता है, और जैसे जैसे हैलोजन का आकार बढ़ेगा वैसे वैसे वांडरवाल फोर्स बढ़ेंगे, तो इसलिए क्वथनांक के मान में भी क्या हो जाएगी? वृद्धि। तो क्या किया आपने? देखना सबसे कम किसका होगा? फ्लोरो। कहां है फ्लोरो? कौन से नंबर वाले एग्जाम्पल में? सबसे कम थर्ड का। इससे ज्यादा बोलो किसका होगा? क्लोरो सेकंड का। इससे ज्यादा बोलो किसका होगा? ब्रोमो फर्स्ट वाले का। और सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? फोर्थ वाले का। बोले तो आयोडो यानी आयोडीन वाले का। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यही प्रश्न अगर वो आपसे रिवर्स पूछ लेता, कई बार बच्चा क्या केवल सिंबल की गलती करके आता है, वो बढ़ता क्रम पूछता है आप घटता बता देते हैं, वो घटता पूछता है आप बढ़ता बता देते हैं, आप उसको जमाते तो सही है लेकिन उसके बीच का जो सिंबल है वो गलत लगा देते हैं। अगर हमसे यही एग्जाम्पल किसमें घटते क्रम में पूछा जाता तो हम इसको कैसे लिखते? घटते क्रम का मतलब ज्यादा से कम की ओर चलना है, सबसे ज्यादा को पहले और सबसे कम को बाद में। तो सबसे ज्यादा कौन? फोर्थ। ये लो फोर्थ। उससे कम बोलो किसका है? फर्स्ट। उससे कम सेकंड, और सबसे कम थर्ड। तो याद रखना है इसी क्वेश्चन को मैंने दो तरीके से सॉल्व किया। अगर वो बढ़ते क्रम में पूछता है, बढ़ते क्रम में, और अगर यही वो किस में पूछ ले? घटते क्रम में, तो आंसर क्रम में नीचे वाला देंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। क्वथनांक के बाद इनके भौतिक गुणों में हम बात करते हैं इनकी विलेयता, बोले तो सॉल्युबिलिटी की। आपको पता है विलेयता को लेकर दो कंसेप्ट आपके जहन में है। एक कंसेप्ट आपने पढ़ा है, एक कहावत आपने पढ़ी है, लायक डिसॉल्व लायक, समान समान को घोलता है। यानी घुलने वाला और घोलने वाला। घुलने वाला हम ऐसे बोल सकते हैं विलय, और घोलने वाला हम ऐसे बोल सकते हैं विलायक। अगर दोनों की नेचर कैसी है? समान। अगर घुलने वाला ध्रुवीय और घोलने वाला ध्रुवीय तो घुल जाएगा।
अगर घुलने वाला अध्रुवीय और घुलने वाला अध्रुवीय तो भी घुल जाएगा, लेकिन एक ध्रुवीय और दूसरा अध्रुवीय तो वो उसमें घुलेगा नहीं घुलेगा, कैसा रहेगा, अविलय। पहला कंसेप्ट। दूसरा आपने क्या पढ़ा, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं वो यौगिक जल में विलय हो जाते हैं। अब जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाता है, आपने याद किया 11वीं में, फोन। हाइड्रोजन बंध सामान्यतः किसमें बनता है, फोन में, ऐसे बोलते हैं। यानी या तो एक हाइड्रोजन परमाणु दो फ्लोरीन परमाणुओं के बीच में आ जाए, या हाइड्रोजन परमाणु दो ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच आ जाए, या हाइड्रोजन परमाणु दो नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच आ जाए, और भी हो सकते हैं। लेकिन सामान्यतः जो एग्जाम्पल हमें मिलते हैं वो फोन के मिलते हैं। यानी जब एक हाइड्रोजन परमाणु दो अपने से अधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं के बीच में आता है तो एक के साथ वो सामान्य कोवेलेंट यानी सहसंयोजक बंध से जुड़ा होता है, जबकि दूसरे के साथ वो क्या बनाएगा, एक स्थिर वैद्युत आकर्षण। और उस स्थिर वैद्युत आकर्षण को आप क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसको हम डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं। तो याद रखना है, एल्किल हैलाइड जो है ना वो जल में अविलय होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। क्यों, क्योंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते। ये ऐसे बोले कि जल के अणुओं के बीच उपस्थित हाइड्रोजन बंध इस एल्किल हैलाइड के द्वारा ब्रेक नहीं हो पाता, और जो जल में अविलय होता है वो किसमें, एल्किल हैलाइड जल में कैसे, इनसॉल्युबल अविलय। जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी कार्बनिक विलायक, कार्बनिक विलायक बोले तो ईथर, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 आदि में सॉल्युबल यानी विलय हो जाते हैं। ठीक है, तो जल में अविलय क्यों होते हैं, क्योंकि ये एल्किल हैलाइड जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, या ऐसे बोले जल के अणुओं के बीच उपस्थित हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी एल्किल हैलाइड को जल में घुलने पर प्राप्त नहीं हो पाती। इसलिए जब तक वो बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा एल्किल हैलाइड जल के अंदर क्या नहीं होंगे, सॉल्युबल नहीं होंगे। इसीलिए हम ये कहते हैं एल्किल हैलाइड कार्बनिक विलायक ईथर, बेंजीन या CCl4 आदि में क्या हो सकते हैं, विलय हो सकते हैं। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी थी एल्किल हैलाइड की। अब देखो जो मेन टॉपिक है, रासायनिक गुण या केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइडों के हम रासायनिक गुणों की बात करें, एल्किल हैलाइड में मुख्यतः अभिलाक्षणिक अभिक्रियाओं के रूप में नाविक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देखने को मिलती हैं, और यहां से हर साल क्वेश्चन मिलता है बोर्ड एग्जाम के अंदर, याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझ के चलेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए एल्किल हैलाइड में अभिलाक्षणिक अभिक्रियाओं के रूप में कौन सी रिएक्शन देखने को मिलती है, NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसमें, एल्किल हैलाइड की मुख्य रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो पहले रिएक्शनों को करने से पहले आप थोड़ा सा इन NSR रिएक्शनों के बारे में जान लें। देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, नाविक स्नेह जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं वो दो प्रकार की आपके, एक तो होती है SN1 और एक होती है SN2। SN1 को हम बोलते हैं एक अणुक नाविक स्नेही, यूनिमोलिक्यूलर, और SN2 को हम बोलते हैं बाइमोलिक्यूलर, द्वि अणुक नाविक स्नेही प्रतिस्थापन। दोनों ही इंपॉर्टेंट है और दोनों से क्वेश्चन 100% क्वेश्चन आएगा इस साल 2021 के अंदर। तो आप याद रखेंगे SN1 और SN2 है क्या, दोनों को एक बार डिटेल से समझते हैं। देखो एक अणुक नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोले तो SN1 अभिक्रिया क्या है, SN1 अभिक्रिया से रिलेटेड तीन बातें, तीन जानकारी आपको होनी चाहिए। पहली जानकारी, ये एक अणुक द्विपद प्रक्रम है। नाम से पता लग रहा है इस अभिक्रिया में केवल एक अणु भाग लेगा, लेकिन यह अभिक्रिया कितने पदों में, कितने स्टेप में कंप्लीट होने वाली है, दो में। क्योंकि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या एक, लेकिन अभिक्रिया कितने पदों में कंप्लीट होने वाली है, दो पदों में। इसलिए हमने क्या लिखा, एक अणुक द्विपद प्रक्रम। ठीक है, दूसरी जो इससे रिलेटेड बात है कि SN1 अभिक्रिया में हमेशा इंटरमीडिएट यानी मध्यवर्ती के रूप में क्या बनते हैं, कार्बोकैटायन। ये हमें पता होना चाहिए। SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में कौन बनेगा, कार्बोकैटायन। बोले तो कार्बोनियम आयन बनते हैं। और तीसरी बात, इस अभिक्रिया को मुख्यतः कौन प्रदर्शित करेंगे, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। याद रखना SN1 अभिक्रिया मुख्यतः 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के अंदर ही देखने को मिलती है। बात समझ में आ रही? तो SN1 से रिलेटेड तीन बात, अभिक्रिया में एक अणु भाग लेगा, लेकिन अभिक्रिया दो स्टेप में कंप्लीट होगी।
अभिक्रिया में मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट के रूप में कौन बनेंगे? कार्बोकैटायन। और ये अभिक्रिया मुख्यतः 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के अंदर देखने को मिलती है। हम देखते हैं एक बार SN1 अभिक्रिया को समझते हैं। देखो हमने कोई एग्जांपल लिया, CH3C CH3 CH3Cl, एक 3 डिग्री एल्किल हैलाइड मैंने ले लिया, नाम लिखना चाहें तो कॉमन नाम टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। क्लोराइड कैसा है भाई? 3 डिग्री, ठीक है। इसकी क्रिया मैंने एक्वस KOH से कराई। एक्वस यानी जलीय KOH, एक्वस या जलीय, ठीक है। देखो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन में क्या होगा, जो एल्किल हैलाइड का हैलोजन है ना, उसका प्रतिस्थापन किसी नाभिक स्नेह अभिकर्मक के द्वारा होगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि इस KOH में नाभिक स्नेह अभिकर्मक कौन है, K पॉजिटिव या OH नेगेटिव। देखो नाम से पता लग रहा है न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियो यानी नाभिक, फिलिक यानी लविंग यानी स्नेह, जो नाभिक से स्नेह रखे। अब नाभिक से स्नेह कौन रखेगा, बोलो नाभिक पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और उस पॉजिटिव चार्ज से स्नेह रखने वाले पर पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज होगा, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होगा, लोन पेयर होंगे। तो हम क्या कह रहे हैं कि नाभिक स्नेही कौन है इसमें, देखो तो KOH में OH नेगेटिव है और K पॉजिटिव है, तो हमें यह पता लग गया कि इसमें नाभिक स्नेही कौन है, OH माइनस। ये नाभिक स्नेही क्या करेगा, इस हेलोजन का प्रतिस्थापन करेगा इसमें से। कैसे? यहां से ये Cl नेगेटिव जो है इस K पॉजिटिव के साथ बाहर निकलेगी, किस रूप में, KCl, और जहां से Cl निकलेगा वहां कौन आके जुड़ेगा, OH। तो हम क्या लिखेंगे, CH3C CH3 CH3 और Cl के स्थान पर कौन आएगा, OH। नाम लिखें तो टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल, ठीक है। देखो क्या हुआ, इस हेलोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसने किया, OH नेगेटिव ने। ये OH नेगेटिव कौन है, नाभिक स्नेही, न्यूक्लियोफिलिक। इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इस अभिक्रिया की क्रिया विधि कैसे होती है, देखो एक बार मैकेनिज्म इसकी आती है। तो SN1 अभिक्रिया की क्रिया विधि को एक बार समझें। आप अभी पढ़ के आए कि SN1 अभिक्रिया कितने पदों में होगी, 2 स्टेप में। लेकिन अभिक्रिया का जो वेग होगा, यह अभिक्रिया जो होगी वो केवल कितने, एक मॉलिक्यूल, एक अणु पर डिपेंड करती है। कैसे होती है इसकी क्रिया विधि, देखो एक बार क्रिया विधि। देखो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो आपका एल्किल हैलाइड होगा वो आयनित होकर कार्बोकैटायन बनाता है SN1 के अंदर। आपने जो एल्किल हैलाइड लिया है वही हम ले लेते हैं, CH3C CH3 CH3Cl, नाम हमने लिखा टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। ये फर्स्ट स्टेप में आयनित होता है। ये कैसे टूटेगा, Cl नेगेटिव और C पॉजिटिव, तो यहां से क्या बाहर निकाल दिया आपने, Cl माइनस, और कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, CH3 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 C पॉजिटिव। और जैसे ही कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये इंटरमीडिएट क्या कहलाएगा, कार्बोकैटायन। बोले तो अभिक्रिया में क्या बना, कार्बोकैटायन, ठीक। लेकिन ये जो स्टेप है ना बहुत धीमी गति से होता है, इसलिए हम इसको कौन सा स्टेप बोल रहे हैं, स्लो स्टेप। ये इस रिएक्शन का कौन सा स्टेप है, स्लो स्टेप। अब हम सेकंड स्टेप में आएंगे। सेकंड स्टेप में क्या होता है कि जो अभिक्रिया में स्लो स्टेप में कार्बोकैटायन बना, जिसको हम कार्बोनियम आयन भी कहते हैं, ये इस अभिक्रिया का कौन है, मध्यवर्ती, इंटरमीडिएट। इस कार्बोकैटायन पर कौन अटैक करेगा सेकंड स्टेप में, नाभिक स्नेही। अब नाभिक स्नेही कौन था इस रिएक्शन का, आपका OH माइनस। तो इसको हम सेकंड स्टेप में, देखो जो कार्बोकैटायन बना उसको सेकंड स्टेप में लाए, CH3C CH3 CH3 C कैसा हो गया, पॉजिटिव, और इस पर कौन अटैक कर रहा है, OH माइनस। ये OH माइनस कौन है, नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, दैट इज कल टू। ये नाभिक स्नेही बहुत तीव्र गति से इस पर अटैक करके और उत्पाद बना लेता है, देखो क्या, CH3C CH3 CH3OH,
और आपका प्रोडक्ट बन गया टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। ठीक है, ये जो स्टेप है बहुत तीव्र गति से हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, फास्ट स्टेप। क्लियर? आप जानते हैं किसी भी अभिक्रिया का वेग उस अभिक्रिया के स्लो स्टेप पर डिपेंड करता है, धीमे पद पर डिपेंड करता है। यानी अभिक्रिया का वेग केवल उन अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करेगा जो अणु उस अभिक्रिया के स्लो स्टेप में भाग लेंगे। तो आप देखो इधर, अभिक्रिया का जो स्लो स्टेप था जिसमें कार्बोकैटायन बना, उसमें केवल किसने भाग लिया, एल्किल हैलाइड ने। क्या नाभिक इसने नहीं उस स्टेप में भाग लिया? नहीं। इसलिए इस SN1 अभिक्रिया की जो क्रियाविधि होगी, या हम बोले SN1 जो अभिक्रिया होगी, उसका वेग केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करेगा, नाभिक स्नेही की सांद्रता पर निर्भर करेगा क्या? नहीं। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये अभिक्रिया केवल और केवल किसकी सांद्रता पर डिपेंड कर रही है, एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर। नाभिक स्नेही की सांद्रता पर अभिक्रिया के वेग का कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं। यही वजह से हमने इसको क्या नाम दिया है, SN1 या एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। यानी अभिक्रिया कितने स्टेप में हो रही है? 2 में। लेकिन अभिक्रिया के स्लो स्टेप में कितना अणु भाग ले रहा है? 1। अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण हो रही है, स्लो स्टेप में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या क्या है? 1। यानी अभिक्रिया का वेग केवल किस पर डिपेंड कर रहा है? एक अणु पर। इसीलिए हमने क्या बोला, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन या SN1 अभिक्रिया। तो याद रखना है, SN1 अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन, ओनली किस पर डिपेंड करता है? एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर। कभी भी नाभिक स्नेही की सांद्रता पर इस अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करता। इसलिए हमने इसको क्या बोला, एक अणुक या यूनिमोलिकुलर SN1 या एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। तो एक चीज और क्लियर कर लो, हम SN1 अभिक्रिया के वेग की बात करें तो हम ऐसे कह सकते हैं, अभिक्रिया का वेग किसके समानुपाती होगा? डायरेक्ट केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता के। या ऐसे भी लिख सकते हो चाहें तो इसको, रेट ऑफ रिएक्शन केवल किस पर डिपेंड कर रही है? Rx पर। नाभिक स्नेही पर अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करता। SN1 के लिए लिखी जा रही है ये बातें। इसीलिए अभिक्रिया का वेग एक अणु पर निर्भर कर रहा है, रिएक्शन क्या कहलाएगी? SN1 या एक अणु। यहां से एक क्वेश्चन ऑर्डर वाला पूछता है वो कई बार, अगर आपको अलग अलग प्रकार के अलग अलग टाइप के एल्किल हैलाइड दिए हैं और SN1 अभिक्रिया के प्रति घटता या बढ़ता क्रम वो आपसे पूछे, तो याद रखना है, अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि SN1 मुख्यतः किसमें देखने को मिलती है? 3 डिग्री में। तो SN1 अभिक्रिया के प्रति मैं लिख देता हूं, SN1 अभिक्रिया के प्रति एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम, ऑर्डर। तो रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा बोलो? SN1 के प्रति सबसे ज्यादा क्रियाशील हैलाइड कौन से होते हैं? 3 डिग्री हैलाइड, उससे कम 2 डिग्री हैलाइड, उससे कम 1 डिग्री हैलाइड, और सबसे कम लिखना चाहें तो मेथिल हैलाइड कह सकते हैं आप। ये ऑर्डर कई बार पूछा गया एग्जाम में, याद रखना है। ठीक है, सबसे ज्यादा SN1 कौन देगा? 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, और सबसे कम मेथिल। अब क्यों देगा वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि SN1 में कौन बन रहा है मध्यवर्ती? कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर याद करो 11 से। सबसे अधिक स्थायी कार्बोकैटायन कौन से होते हैं? 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, सबसे कम मेथिल कार्बोकैटायन। यानी किसी अभिक्रिया का मध्यवर्ती जितना अधिक स्टेबल होगा, उस अभिक्रिया की क्रियाशीलता उतनी ही अधिक होगी, बार बार बताया गया। तो इस अभिक्रिया का मध्यवर्ती कौन कौन बोलो? कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी का ऑर्डर आप जानते हैं, सबसे ज्यादा मोर स्टेबल जो है वो 3 डिग्री है, इसके बाद 2 डिग्री, इसके बाद 1 डिग्री, और सबसे कम मेथिल। इसीलिए सबसे अधिक या मुख्यतः SN1 अभिक्रिया किस हैलाइड के द्वारा प्रदर्शित की जाती है? 3 डिग्री हैलाइड के द्वारा। नेक्स्ट जो है आपकी SN2। देखो, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या SN2, नाम से पता लग रहा है अभिक्रिया का वेग कितने अणुओं पर डिपेंड होगा? 2 अणुओं पर, वाई मॉलिक्यूलर।
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखें इस अभिक्रिया से रिलेटेड कुछ कंटेंट देखो। ये द्विअणुक एक पद प्रक्रम है, यानी अभिक्रिया में अणु तो कितने भाग लेंगे? 2। अभिक्रिया का वेग तो कितने अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करेगा? 2 की पर। लेकिन अभिक्रिया कितने स्टेप में कंप्लीट हो जाएगी? 1 स्टेप। पहली बात। दूसरी बात, इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती नहीं बनते, लेकिन मध्यवर्ती के स्थान पर क्या बनती है? संक्रमण अवस्था, जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट या टीएस बोलते हैं। क्लियर? और तीसरी और अंतिम बात, इस रिएक्शन को मुख्यतः कौन शो करेंगे? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। बोर्ड में कई बार प्रश्न आया है SN1 और SN2 में अंतर दीजिए, कर लेंगे आराम से। अब तो याद करो, SN1 में क्या कह रहे थे हम? एक अणुक द्विपद कह रहे थे, और SN क्या बोल रहे हैं अब? द्विअणुक एक पद। पहला अंतर। दूसरा, SN1 में मध्यवर्ती के रूप में क्या बन रहा था? कार्बोकैटायन। यहां मध्यवर्ती के स्थान पर क्या बनती है? संक्रमण अवस्था। तीसरा अंतर, SN1 मुख्यतः किसमें? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में हो रही थी, और यह अभिक्रिया मुख्यतः किसमें? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड में, और भी बोले तो किसमें? मेथिल हैलाइड में देखने को मिलेगी। तो हम इसमें आराम से SN1 और SN2 में क्या कर सकते हैं? डिफरेंस कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। तो SN1 के बाद SN2 जो रिएक्शन है, इसके अंदर आप एक एग्जांपल देखें। जैसे हमने कोई एग्जांपल लिखा CH3Cl, और इसकी रिएक्शन हमने करा दी वही एक्वस KOH से। यहां से क्या निकालेंगे? K, और यहां से क्या निकाल दिया मैंने? Cl। क्या बाहर निकला? KCl। बोलो CH3 पर कौन आके जुड़ेगा? OH। CH3OH, और उत्पाद क्या बना? मेथेनॉल। इसका नाम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? या तो क्लोरोमेथेन, या लिख सकते हैं मेथिल क्लोराइड। अब अगर हमें SN2 की क्रियाविधि देखनी है, मैकेनिज्म, तो आप एक बार ये देखें कि SN2 की मैकेनिज्म होती कैसे है। SN2 की मैकेनिज्म के लिए एक बार आप स्टार्टिंग से देखें इसकी क्रियाविधि। जो रिएक्शन हमने लिखी, मैं उसको दोबारा से यहां लिख देता हूं। आपने एग्जांपल लिखा CH3, एक एग्जांपल और ले लो। CH3CH2Br, एल्किल हैलाइड का नाम क्या है? बोलो इथाइल ब्रोमाइड। रिएक्ट कर दिया एक्वस KOH NaOH, किसी के साथ भी ले सकते, पर्टिकुलर एग्जांपल नहीं ले रहे हम। बोलो यहां से क्या निकलेगा? Br, और यहां से क्या निकाल दिया? K। कौन सा ग्रुप बाहर निकला? KBr। कौन आगे जुड़ेगा? CH3CH2OH। एल्कोहल का नाम है एथेनॉल। अब हमें इसकी मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म इसकी देखनी है, SN2 क्रियाविधि हमें इसकी देखनी है। तो देखो इसकी क्रियाविधि कैसे होती है कंप्लीट। ये तो हम क्लियर कर चुके कि SN1 अभिक्रिया एक स्टेप में कंप्लीट होगी, लेकिन SN1 अभिक्रिया का जो वेग होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा, वो 2 अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करेगा, इसीलिए हम उसको SN2 कह रहे हैं। क्लियर? इसमें क्या होता है कि पहले एल्किल हैलाइड पर बैक साइड से नाविक स्नेह अटैक करेगा। जब नाविक स्नेह की उपस्थिति में बैक साइड से जब अटैक होगा, तो कार्बन और हेलोजन का जो बीच का जो बॉन्ड है वो कैसा हो जाएगा? वीक हो जाएगा, टूटने की स्थिति में आएगा, और नाविक स्नेह वाला बॉन्ड जुड़ने की स्थिति में होगा। लेकिन जब ये बॉन्ड पूरी तरह से ना तो टूटेगा और ना नाविक स्नेह पूरी तरीके से एल्किल समूह पर जुड़ेगा, तो एक बीच की एक अवस्था बनेगी, जिसको हमने क्या नाम दिया है? अभी संक्रमण अवस्था। और जैसे ही TS बनेगी, TS बनते ही न्यूक्लियोफिलिक बैक साइड से एल्किल समूह पर आक्रमण करके उत्पाद बना लेगा, और जो हेलोजन समूह होगा वो अभिक्रिया से बाहर निकल जाएगा। देखो कैसे। आप पहले तो ये देखो इस रिएक्शन का नाविक स्नेही कौन है। ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव, तो OH कौन सा ग्रुप है? न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप है ये, नाविक स्नेह अभिकर्मक। ये नाविक स्नेह अभिकर्मक बैक साइड से अटैक कर रहा है किस पर? उस एल्किल हैलाइड पर जिसकी आपने अभी रिएक्शन लिखी। एल्किल हैलाइड हमने लिखा CH3CH2Br, एथिल क्लोराइड। यहां समझने की जो बात है वो इतनी सी है कि यहां इस कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, लेकिन जैसे ही नाविक स्नेह इस पर पीछे से अटैक करता है, तो ये बॉन्ड क्या है? दुर्बल हो जाएगा, ये बॉन्ड टूटने की स्थिति में आएगा। यहां जो नाविक स्नेह का जो आक्रमण होगा, यहां जो बच्चा गलती करता है वो याद रखना है कि जो नाविक स्नेह अभिकर्मक है, उसका जो आक्रमण होता है वो हमेशा उसी कार्बन पर होता है जिस कार्बन पर आगे से क्या जुड़ा हुआ है? हेलोजन। अब ये नाविक स्नेह किस पर? इस कार्बन पर अटैक करेगा। देखो ऐसे पीछे से बैक साइड से ये OH नेगेटिव, ये बैक साइड से अटैक कर रहा है किस पर? इस कार्बन पर, जिस कार्बन पर पहले से 2 हाइड्रोजन, एक मेथिल ग्रुप और एक Br जुड़ा हुआ है। तो मैंने ये जोड़ दिए, ये हाइड्रोजन,
ये हाइड्रोजन और ये मैथिल ग्रुप, और आगे वाला जो बॉन्ड है ये भी टूटने की स्थिति में है, ये Br। इस पर भी आंशिक नेगेटिव चार्ज और इस पर भी आंशिक नेगेटिव हम शो कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्या बना दी, ये हमने एक संक्रमण अवस्था बना दी जिसको हमने क्या कहा है, Ts। लेकिन इस स्थिति में ये रिएक्शन बहुत धीमी गति से चलती है, इसलिए हमने इसको क्या बोला है, स्लो स्टेप। क्लियर? जैसे ही Ts बनेगी रिएक्शन बहुत तेजी से फास्ट स्टेप बहुत तेजी से ये Br अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा, और जैसे ही Br ये बाहर निकलेगा पीछे से बैक साइड से कौन, OH अटैक करेगा और क्या बनेगा, CH3CH2OH, और आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2OH, और नाम क्या होगा, एथेनॉल। क्लियर? याद रखें, इंपॉर्टेंट जो बात है वो यही है कि SN2 के अंदर नाभिक स्नेही बैक साइड से अटैक करता है, इसलिए प्राप्त होने वाला जो उत्पाद होता है ना, उसका विन्यास क्रिया कारक के विन्यास के जस्ट अपोजिट होगा, जिसे हम क्या, विन्यास का प्रतिलोमन कहते हैं, प्रतिलोमन, या उसको वाल्डन प्रतिपन के नाम से भी जानते हैं, वाल्डन प्रतिपन। तो याद रखना है, किसी भी ध्रुवण गुणक एल्किल हैलाइड में, प्रकाश सक्रिय एल्किल हैलाइड में SN2 अभिक्रिया प्रतिलोमन या वाल्डन प्रतिपन विन्यास के साथ संपन्न होती है। क्यों? क्योंकि उसमें प्राप्त होने वाला उत्पाद क्रिया के जस्ट विपरीत विन्यास वाला होता है। लेकिन SN2 में हुआ क्या, ये देखो एक बार, इस अभिक्रिया का जो स्लो स्टेप था उसमें कितने अणु भाग ले रहे हैं, एक अणु बोलो किसका भाग ले रहा है, एल्किल हैलाइड का। एक अणु किसका भाग ले रहा है, नाभिक स्नेही का। याद करो, पहले जो हमने रिएक्शन देखी SN1 स्लो स्टेप में केवल कौन भाग ले रहा था, एल्किल हैलाइड, इसलिए अभिक्रिया का वेग एल्किल हैलाइड पर डिपेंड कर रहा था। यहां कौन भाग ले रहा है, एल्किल हैलाइड के साथ साथ नाभिक स्नेही, इसलिए अभिक्रिया का वेग एल्किल हैलाइड के साथ साथ नाभिक स्नेही पर भी डिपेंड करेगा। कितने अणुओं पर डिपेंड करेगा, 2 अणुओं पर। यही कारण है हम इसको क्या बोल रहे हैं, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। या हम ऐसे लिख सकते हैं, अभिक्रिया का वेग समानुपाती एल्किल हैलाइड की सांद्रता और नाभिक स्नेही की सांद्रता। या ऐसे लिख दो शॉर्ट में, रेट ऑफ रिएक्शन R बराबर K, एल्किल हैलाइड पर भी डिपेंड करता है इसका वेग, और नाभिक स्नेही अभिकर्मक की सांद्रता पर भी निर्भर करता है। इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया, SN2। क्लियर? अब वो लास्ट प्रश्न कई बार SN2 का ऑर्डर पूछ लेता है। SN2 एल्किल हैलाइड में बढ़ता या घटता क्रम पूछ लेता है, तो याद रखना है, सबसे ज्यादा SN2 कौन देते हैं, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, उससे कम 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, उससे कम 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। या और भी बोलें तो 1 डिग्री से ज्यादा हम ऐसे लिख सकते हैं, मेथिल हैलाइड। ये SN2 अभिक्रिया की क्रियाशीलता का क्रम होगा एल्किल हैलाइड के प्रति। सबसे ज्यादा कौन से हैलाइड देंगे, मेथिल हैलाइड, उससे ज्यादा 1 डिग्री, उससे ज्यादा 2 डिग्री, सॉरी, सबसे ज्यादा मेथिल हैलाइड, उससे कम 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, और सबसे कम कौन देगा, 3 डिग्री। जबकि SN1 कौन दे रहा था सबसे ज्यादा, 3 डिग्री, SN2 कौन दे रहा है, 1 डिग्री। अच्छा, एक चीज आप ये देख सकते हैं कि अगर कोई ध्रुवण घूर्णक एल्किल हैलाइड हो, ध्रुवण घूर्णक बोलते हैं जिसमें क्रेल कार्बन हो, और क्रेल कार्बन क्या है, ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से जुड़ी हो। जैसे मैंने कोई 4 ग्रुप जोड़ दिए, इसमें PQRS। अब ये समय कार्बन कैसा है, क्रेल कार्बन है। अगर कोई एल्किल हैलाइड क्रेल कार्बन युक्त हो, ध्रुवण घूर्णक हो या प्रकाशिक समावयवी हो, तो उसके अंदर होने वाली SN1 अभिक्रिया हमेशा रेसिमीकरण के साथ संपन्न होगी। रेसिमीकरण, या उत्पाद हमें रेसिमिक मिश्रण के रूप में मिलेगा, यानी 50% दक्षिणावर्त और 50% वामावर्त। अब रेसिमिक मिश्रण क्या होता है, रेसिमीकरण क्या होता है, या प्रतिलोमन जो हमने अभी देखा वो क्या होता है,
तो याद रखेंगे, रेसिमीकरण हमारा चैप्टर से आएगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री त्रिविम रसायन, हम उसमें चर्चा करेंगे। तो ये आज की क्लास में SN1 और SN2 की मैकेनिज्म। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।